चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट क्लास में मियोसिस खत्म कर चुके थे। इनफैक्ट जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी हम पढ़ लिए थे, लेकिन अलग से मैं सेपरेटली बता देता हूँ कि मियोसिस जब कंप्लीट होता है तो एक बार मियोसिस कंप्लीट होने के बाद कहाँ डीएनए कंटेंट चेंज हुआ, कितना डीएनए कंटेंट किस फेज के दौरान रहा, क्रोमोसोम का नंबर कहाँ चेंज हुआ, तो ये सब बातें आपको जब न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछेगा तो आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, कोई टेबल फेबल रटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने हेडिंग क्या डाला है, चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना घटना, नहीं, पूरा सेट का चेंज हो जाना, सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पर मुझे ऑब्लिक भी डालना था, चेंज इन नंबर ऑफ सेट। हाँ ठीक है ठीक है, सेट मतलब क्या पूरा, जैसे एन है तो एन से क्या हो जाए 2n, यानी कि एक पूरा सेट बना है ना। हाँ वो जो होता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का बढ़ जाना या घट जाना, इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, जो मियोसिस के दौरान पाया जाता है। वो एक डिसऑर्डर है, उसका उसको आपको मैं डिसऑर्डर में, जेनेटिकल डिसऑर्डर में पढ़ाता हूँ 12th में। यहाँ तो नॉर्मल मियोसिस पढ़ रहे हो ना, नॉर्मल मियोसिस में एक क्रोमोसोम बढ़ता घटता नहीं है, पूरा सेट चेंज होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और डीएनए कंटेंट का चेंज होना जब एक बार कंप्लीट मियोसिस होगा। तो आइए इसको हम देखते हैं, टेबल के फॉर्म में रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है, क्योंकि हम ले रहे हैं एग्जांपल ह्यूमन सेल का। एग्जांपल मैं ले रहा हूं एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल जो मियोसिस शो करती है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल शो शोइंग मियोसिस, जो गैमिट्स बनाती है, शोइंग मियोसिस टू फॉर्म गैमिट्स, ऐसे सेल का हम ले रहे हैं। ठीक है, आइए आइए देखते हैं क्या करके चेंजेस क्या कैसे आएगा। अब आपको ये बात तो पता है ही कि मियोसिस होता है ऐसा सेल डिवीजन है जो दो अलग अलग फेजेस में कंप्लीट होता है, एक पूरा मियोसिस, जिसको आप कहते हो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और अब आपको पता है मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो, दोनों में पहले इंटरफेज तो आना ही आना है। तो ये क्या है, मियोसिस 1 का इंटरफेज। लेकिन आपको ये पता है मियोसिस 2 में इंटरफेज नहीं, इंटरकाइनेसिस कहलाता है, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। और मियोसिस 1 में इंटरफेज के बाद आता है एम फेज, और यहां पर एम का मतलब होता है मियोसिस। और ऐसे ही मियोसिस 2 में भी आता है एम फेज, और यहाँ एम का मतलब क्या होता है, मियोसिस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही था कि यहाँ पे जो मियोसिस 2 है ये इंटरकाइनेसिस है, इंटरफेज नहीं कहलाता है। अब आते हैं कि इंटरफेज में जो मियोसिस 1 का इंटरफेज है उसमें सबसे पहले आता है G1 फेज, फिर आता है G2 फेज, और फिर आता है S फेज। ये आपको पता है। S फेज जब कंप्लीट हो जाता है तब आता है M फेज 1। अरे अरे उल्टा हो गया, एक मिनट। G1 के बाद S फेज, सॉरी, और उसके बाद G2 फेज। G1 के बाद S देन G2, उसके बाद इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पहले आता है प्रोफेज 1, देन आता है मेटाफेज 1, देन आता है एनाफेज 1, और तब आता है टीरोफेज 1। और यहां से यहां तक की पूरी बातों को मिलाकर आप क्या बोलते हो, कैरियोकाइनेसिस। ये पूरा क्या है, कैरियोकाइनेसिस 1। इसको आप कह सकते हो कैरियोकाइनेसिस 1। ये है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है तब जाके आता है साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, यानी कि मियोसिस 1 कंप्लीट। और बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं पता है आपको, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे यहाँ पे एक ही सेल लेके आगे बढ़ जाते हैं। मतलब बच्चा सोचता नहीं कि डिवीजन करके यहाँ 2 सेल बन चुका है। आपको क्वेश्चन बनाने वक्त के बाद ध्यान रखना है, साइटोकाइनेसिस के बाद सेल 2 हो जाती है, ये बात भूलिएगा तो क्वेश्चन आपसे पक्का गलत होना है। यहाँ के बाद 2 सेल बनेगी, एक सेल जो चली थी, ध्यान रखिए, ये सेल जो चली थी, ये सेल जो चली थी एक, ये जीवन के दौरान चली थी, सब जगह चलती गई, फाइनली ये साइटोकाइनेसिस में सेल 2 हो गई है। यानी ये एस में भी एक ही सेल थी, G2 में भी एक ही सेल थी, प्रोफेज 1 में भी एक ही सेल थी, मेटाफेज 1 में भी एक ही सेल थी, एनाफेज 1 में भी एक ही सेल थी,
टीलोफेज 1 तक भी ये एक ही थी, लेकिन उसके बाद ये 1 से 2 हो गई। बच्चे यही नहीं समझ पाते, समझते हैं भूल जाते हैं लिखना, वो इसी को लेके आगे बढ़ जाते हैं, एक ही को लेके नहीं। अब यहाँ पे आपको 2 सेपरेट कर देना है और उसमें से एगो लेके आप आगे बढ़िए। समझ रहे हैं मेरी बात? कितने लोग समझ गए? यहाँ आपसे मिस्टेक होता है और ये जेन्युइन मिस्टेक होता ही होता है बच्चे से, होता ही होता है, कंफर्म होता है मियोसिस में, क्योंकि माइटोसिस में तो ऐसा चक्कर होता नहीं है ना, वहां तो एक ही बार में कंप्लीशन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अब ये दोनों ही सेल एंटर करेगी मियोसिस 2 में, और मियोसिस 2 में पहले क्या होने वाला है? इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस में आएगा जीवन फेज, इंटरकाइनेसिस का जीवन फेज, और उसके बाद आएगा डायरेक्ट G2। यहाँ एस फेज नहीं आता है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ नहीं होता है मियोसिस 2 में। उसके बाद आता है इंटरकाइनेसिस 2, जिसका कि पहला स्टेज आएगा प्रोफेज 2, देन आएगा मेटाफेज 2, देन आएगा एनाफेज 2, देन आता है टीलोफेज 2, और देन आता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2। यहां तक की बातों को आप क्या बोलेंगे? इंटरकाइनेसिस। कहा? यहां से लेकर यहां तक क्या बोलेंगे आप? इंटरकाइनेसिस, सॉरी कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे 2 आप बोल सकते हो, यहाँ 1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरकाइनेसिस 2 के बाद होने वाला है साइटोकाइनेसिस 2। फिर बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, अगर उससे फाइनल रिजल्ट पूछा है तो वो, अब चूंकि वो तो एक बार गलती यहाँ की, अगर यहाँ गलती करते हैं तो फिर वो लास्ट में गलती, यहाँ गलती सब बचाते हैं, लास्ट में गलती करते हैं। देखिए, ये एक सेल को आप आगे लेके चलिएगा तो वही सेल G1 में आया साइटोकाइनेसिस के बाद, वही G2 में आया, वही प्रोफेज 1 में आया, वही मेटाफेज 1 में आया, वही एनाफेज 2 में आया, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, और लास्ट में उससे 2 सेल बनता है। ये बच्चे को पता होता है, लेकिन वो क्या करते हैं? भूल जाते हैं, ये बात भूल जाते हैं, लास्ट वो टीलोफेज 2 में जाके आंसर बता देते हैं। ये मिस्टेक कॉमन मिस्टेक है। ऐसे ही ये सेल भी G1 में आया होगा, G2 में आया होगा, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 2 में आया होगा, मेटाफेज 2 में आया होगा, एनाफेज 2 में आया होगा, टीलोफेज 2 में आया होगा, और लास्ट में इससे भी 2 सेल बनेंगे। बच्चे को पता तो होता है, लेकिन वो आंसर फिर भी गलत करते हैं। तो क्या ये गलती आप करोगे अब? नहीं ना, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? इससे 2 बना है और ये इससे 2 बना है, तो अब वो क्वेश्चन देखिएगा कि क्या पूछता है। आइए अब देखते हैं चेंजेस, अब देखते हैं चेंजेस। मैंने क्या बोला कि मैं ऐसा सेल ही लेके चल रहा हूं जो डिप्लोइड सेल है। तो आइए यहां से, जब मैंने कह ही दिया कि 2n=46 है, मैंने ही ऐसा कह दिया, डीएनए का अमाउंट में अंदर में लिखता हूं, ठीक है, और ये क्रोमोसोम का नंबर बाहर में लिखूंगा, ठीक है। और मैंने कहा 2n=46 और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए था। तो बताएंगे एस फेज में क्या होना है अभिषेक? सर 4C। 4C। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। एक एक क्रोमेटिन में डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, तो क्रोमोसोम का नंबर 2n=46 ही रह जाएगा। और अब इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसके बारे में ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन, क्या बोलेंगे? ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की ही वजह से ये चेंज हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद तब तक चेंज नहीं होगा क्रोमोसोम का नंबर, डीएनए का नंबर, जब तक एनाफेज नहीं आना है। तो चलो आगे बढ़ो। G2 में 4C अमाउंट ऑफ डीएनए, प्रोफेज 1 में भी 4C अमाउंट ऑफ डीएनए, मेटाफेज में भी 4C अमाउंट ऑफ डीएनए। रुक जाओ, क्रोमोसोम का नंबर भी ले लें, कोई क्रोमोसोम के नंबर के साथ छेड़छाड़ होना ही नहीं है अभी। 2n=46, 2n=46, 2n=46। अब रुकिए, यहाँ क्या है? एनाफेज 1। मुझे बताएगा हर्ष, यहाँ पे सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होगा क्या? नो सर, यहाँ नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ? यहाँ पे होमोलोगस पेयर थे, तो एक एक होमोलोगस पेयर अपोजिट अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे। क्रोमोसोम तो उतना ही रहना और डीएनए का कंटेंट भी उतना ही रहना है, क्योंकि सेल तो भी डिवाइड कर नहीं रही है। तो यहाँ पे 4C तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि 4C रहेगा, क्योंकि अगर एनाफेज
माइटोसिस का भी होता तो 4C ही रहता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या आता है ना, बच्चा यहाँ 2N से डायरेक्ट 4N कर देता है, लेकिन वो ये समझता नहीं कि आपसे एनाफेज 1 का पूछा गया। यहाँ पे 2N = 46 ही रहेगा, और आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क डाल के लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके बारे में? इसके बारे में लिखेंगे बस इंपॉर्टेंट मार्क डाल के, नो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, नो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, कॉमा, ओनली सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। केवल होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुआ है तो प्लडी नंबर चेंज नहीं होना है, ये बात मैंने कल सिखाया था। अब वही सेल आगे बढ़ेगी। टीलोफेज 1 में तो बस डीकंडेंसेशन होना है। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करा था एनसीईआरटी वाला कि कुछ डीएनए मतलब कुछ क्रोमेटिन मटेरियल पूरा कंडेंस नहीं होते हैं, क्रोमेटिन में नहीं बनते, मतलब वो पूरी तरीके से धागा नहीं बनते, क्योंकि उनको पता है कि आगे हमको फिर से कंडेंसेशन करना है। ये बात इंपॉर्टेंट है। लाइन एजिटीज आएगी, एजिटीज एनसीईआरटी की लाइन छपेगी एग्जाम में, और बस तुमसे ये पूछा कि ये लाइन किस स्टेटमेंट के लिए सही है। हो सकता है 4 को डायग्राम भी दे दे, अब तुम डायग्राम पहचानोगे कौन टीलोफेज 1 का है। अब ऐसा पहचानने के लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टीलोफेज में अंतर पता नहीं चलता कि माइटोसिस का है कि मियोसिस का है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो आपको फेज का नाम लिख के देगा, तो वो लिख देगा 4 फेज, पहले लिखेगा टीलोफेज, बच्चा आंसर मार देता है टीलोफेज, गलत हो गया, आंसर आपका गलत हो गया। पता है क्यों गलत हुआ? अगला ऑप्शन आपने नहीं पढ़ा इसलिए। अगला ऑप्शन लिखा था टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 2, ये भी गलत है। टीलोफेज 1 मियोसिस 2 में थोड़ी आता है, टीलोफेज 1 मियोसिस 2 में थोड़ी आता है। फिर से वो लिखेगा टीलोफेज ऑफ मियोसिस 1। फिर अब यहाँ पे कंट्राडिक्टेड है कि लाइन सही तो है, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट लिखा था टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि वहां टीलोफेज 1 नहीं लिखा था, तो कौन सा टीलोफेज क्लियर नहीं था। तो फाइनली टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 के लिए वो लाइन सही है कि कहीं कहीं क्रोमेटिन पूरा कंडेंस्ड मतलब कि डीकंडेंस नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ क्या होना है, क्रोमेटिन मटेरियल केवल डीकंडेंस होगा तो होगा, डीएनए क्रोमोसोम का नंबर तो चेंज होना है नहीं। हाँ, अब जाके होगा साइटोकाइनेसिस। इनफैक्ट साइटोकाइनेसिस एनाफेज 1 में ही स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट होता है टीलोफेज के थोड़ा सा जस्ट बाद, लगभग साथ में कहते हैं, लगभग, लेकिन थोड़ा सा देर लगता है साइटोकाइनेसिस, थोड़ा सा देर। तो जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा उसके बाद का ही आप रिजल्ट बताते हैं इन जनरल साइटोकाइनेसिस बोलने पे। तो डिवाइड होने के बाद क्या सब कुछ डिवाइड हो गया ना, तो क्या होगा 2C अमाउंट ऑफ डीएनए इस वाले में आ जाएगा और 2C अमाउंट ऑफ डीएनए इस वाले में आ जाएगा। अब बच्चा यहीं पे गलती कर देता है, वो इसी को लेके आगे बढ़ जाता है, 4C को ही लेके आगे बढ़ जाता है। अगर उससे एनाफेज 2 का पूछ लेते हैं, आप यहां से सिंगल सेल लेके आगे बढ़ोगे, सुन रहे हो ना ये बात। अब मैं सिंगल सेल का लिखूंगा, चलो इस वाले का लिखता हूँ, इधर का छोड़ रहा हूँ, जान के लिख छोड़ रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, अभी नोट्स में छोड़ देना ताकि आप समझ पाओ कि हमें अगर सिंगल सेल का पूछा है तो हम एक सेल को लेके आगे बढ़े, नहीं तो लास्ट में कैलकुलेशन मेरा 2 सेल का है। चलिए, तो इसमें हाफ हुआ होगा डीएनए कंटेंट, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होने की ही वजह से हुआ होगा, तभी तो मियोसिस 1 कहला रहा है रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ n = 23 आ गया, और अब स्टार्ट हुआ मियोसिस 2, और मियोसिस 2 तो एकदम माइटोसिस जैसा होता है। तो यहाँ जीवन में क्या होना है, जीवन में सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन हो रहा है, क्रोमेटिन के मटेरियल के साथ कोई चेंज नहीं होना है, तो जीवन में 2C ही रहेगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होना है, तो 2C से 2C ही रहेगा। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट है। बच्चा सोच लेता है कि G2 मतलब S में डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका होगा, अरे यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ, ये बात इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता G2 में, भले ही सेंट्रल डुप्लीकेशन हो जाता है और S पेज है ही नहीं। और n = 23 चला था, तो n = 23 ही आया है जीवन में, यहाँ पे भी n = 23 ही है। प्रोफेज 2 में क्या होना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह टूटना है, डीएनए का कंडेंसेशन होना है, जो ऑलरेडी कंडेंस्ड फॉर्म में आया था वो थोड़ा सा और कंडेंस्ड हो लेगा, तो यहाँ n = 23 ही रह जाना है, वही कंडेंस्ड होगा, और डीएनए का कंटेंट यहाँ पे 2C ही रहेगा। फिर आता है मेटाफेज 2, मेटाफेज में 2C ही रहना है, भले सब इक्वेटर पे आ जाए एक प्लेन पे, और n = 23 एक सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट पे जाके अरेंज हो जाएगा। ये है मेटाफेज 2। अब आती है एनाफेज 2। तो बच्चा एनाफेज जब मियोसिस का बोलते हैं ना, बच्चा दिमाग में बैठा लेता है कि मियोसिस के एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। अरे पूरा बात तो दिमाग में बैठाओ,
मियोसिस के एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, क्योंकि वहां क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता है, सेंट्रोमेयर का सेपरेशन नहीं होता है, इसीलिए। तो यहाँ तो एनाफेज 2 है, तो यहाँ से सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होगा, और अगर सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होगा तो डीएनए कंटेंट तो चेंज करेगा। और यहां मैं लिखूंगा डीएनए कंटेंट, अच्छा डीएनए कंटेंट वही रहेगा, सॉरी डीएनए कंटेंट नहीं, डीएनए कंटेंट चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा यहाँ पे, अच्छा एनाफेज 2 है, सुनेगा मेरा बात। एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम थे और वो डबल क्रोमेटिड स्टेज में थे। जब वो सेपरेट हुए तो वो इच क्रोमेटिड, अच्छा 23 के सेपरेट होने से 46 क्रोमेटिड आएगा, 46 क्रोमेटिड, और वो हो जाएगा 2n। और सिंगल सिंगल क्रोमेटिड सिंगल सिंगल क्रोमोसोम कहलाने लगा, तब तो आप 2n को 46 बोले। और इसी को आप हाईलाइट करोगे और क्या बोलोगे इसके बारे में पता है, क्या बोलोगे, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चेंज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हुआ इसलिए, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ये हुआ। अब उसके बाद तो क्या, जब टेलोफेज होगा तो वही सीन रहना है अभी तो, 2n = 46 और यहाँ 2c ही रह जाना है, क्योंकि अभी तो टेलोफेज हो ही रहा है। अब जब साइटोकाइनेसिस 2 हो जाना है तो सब कुछ आधा आधा बटेगा, सी अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें जाएगा, सी अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें आएगा, n = 23 इसमें आ जाएगा, और n = 23 इसमें आ जाएगा। ये फाइनल सेल्स है मियोसिस 2 का। तो देखिए जब मियोसिस कंप्लीट हुआ तो क्रोमोसोम का नंबर फाइनली हाफ और डीएनए का कंटेंट हाफ। सुनेगा ध्यान से, मियोसिस कंप्लीट बोला है मैंने। मियोसिस कंप्लीट के बाद पेरेंटल सेल के तुलना में डॉटर सेल में डीएनए कंटेंट एंड क्रोमोसोम दोनों हाफ हाफ। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद पेरेंटल सेल के तुलना में डॉटर सेल के अंदर, यह बात मैं लिखने वाला नहीं हूं, आपको खुद सोचना चाहिए, हर पॉइंट लिखा नहीं जाता है। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद पेरेंटल सेल के तुलना में, ये था पेरेंटल सेल मियोसिस 1 का, पेरेंटल सेल के तुलना में डॉटर सेल में, ये है डॉटर सेल, डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ, सॉरी डीएनए का नंबर हाफ नहीं हुआ है, डीएनए का कंटेंट हाफ नहीं हुआ, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। कोई पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, आप बोलोगे मियोसिस 1 में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था इसीलिए ऐसा हुआ है। तो फिर कोई पूछेगा आपसे कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज क्यों नहीं हुआ, सॉरी मतलब कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया तो ऐसा कैसे हो गया, तो आप बोलोगे क्रोमोसोम का नंबर फाइनली चेंज जो हुआ है वो साइटोकाइनेसिस जब हुआ तो उस टाइम तो चेंज होना ही था, क्योंकि सेग्रीगेशन हुआ था एनाफेज। समझ रहे हो हमारी बात, हम क्या बोल रहे हैं। कोई बोलेगा तो फिर एनाफेज में चेंज क्यों नहीं हो गया, तो आप बोलोगे एनाफेज में तो चेंज तब होता है ना जब सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होता है, क्योंकि एनाफेज में चेंज का मतलब इच क्रोमेटिड को क्रोमोसोम बोला जाना है, लेकिन एनाफेज में ऐसा नहीं होता है, वहां तो केवल सेग्रीगेशन होता है। तो फिर लोग बोलेगा जब एनाफेज में सेग्रीगेशन नहीं, मतलब सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ तो आफ्टर साइटोकाइनेसिस 1 डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ कैसे हो गया, तो आप बोलोगे ना सेग्रीगेशन के बाद आधा आधा क्रोमोसोम इच पोल पे गया और सेल डिवाइड कर गया, तो आधा आधा सेट दोनों को मिल गया इसलिए डिवाइड हो गया। बोलो समझ में आया। कोई बोलेगा कि मियोसिस 2 में डीएनए कंटेंट हाफ क्यों हो गया, तो आप बोलोगे क्योंकि यहाँ एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ था। तो बोलेगा इससे क्या होगा, तो आप बोलोगे जब एनाफेज 2 में डीएनए क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा तो हाफ हाफ डीएनए सेगमेंट लेके इधर उधर जाएगा, तो इस वजह से आफ्टर साइटोकाइनेसिस डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाएगा। तो कोई बोलेगा फिर यहाँ क्रोमोसोम का नंबर चेंज क्यों नहीं हुआ, तो आप बोलोगे चूंकि यहाँ एनाफेज 2 में सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग हुआ, ईच क्रोमेटिड क्रोमोसोम कहलाया, इसीलिए यहाँ क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ। मैंने सारा राम कहानी सिखा दिया है। अब अगर आपको शौक है सारा राम कहानी लिखने का अपने लैंग्वेज में तो आप वीडियो सुन के लिखिए, मना ही नहीं है, लेकिन मैं नहीं लिखाने वाला, एवरी पॉइंट लिखा नहीं जाता, समझाया जाता है। तो ये है आपका फाइनली क्या, मियोसिस 2 के दौरान, मियोसिस पूरे मियोसिस के दौरान जो चेंजेस है। चलिए ले लीजिए स्लाइड स्क्रीनशॉट जल्दी से, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, और ये आपके एक पेज पर आ जाना चाहिए, ढंग से आप लिखेंगे तो आ जाएगा शॉर्ट शॉर्ट। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। लेते हैं नए मीटिंग में, ये मीटिंग का वैसे भी 10 मिनट बचा है, इसको देख लीजिए आप, तब तक आप एक बार पूरा ध्यान से देख लीजिए।